नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज की सेशन में हम चैप्टर 14 जीएफ&आर का जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 का हल करने जा रहे हैं। इसमें केवल 7 नियम हैं और बहुत ध्यान से इन नियमों को समझना। ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, मुश्किल से 1 आध या 2 प्रश्न बन सकता है, लेकिन हम चूंकि समग्र तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ भी छोड़ना अच्छा नहीं है। तो 252 से लेकर के 258 तक कुछ 7 नियम इस प्रकार से है जो हम आगे आपके साथ इसके साथ व्याख्या करेंगे और किस नियम में क्या क्या बात लिखी है, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी तक चैप्टर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए उनको हमको पढ़ना नहीं है। अध्याय 1 से 6 तक आपके लगातार है, जो अब लगातार हमने कर लिए। पहले थ्योरी के रूप में किए, फिर उनके एमसीक्यू सारे देखें। इसी सिलसिले में आज हम चैप्टर 14 जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका केवल और केवल चैप्टर 17 बाकी रह जाएगा और उसके बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। जीएफ&आर को इतना सारा प्यार, इतना सारा स्नेह देने के लिए आप सब लोगों का लाख लाख शुक्रिया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करंट अफेयर, जीएफ&आर और भी राजस्थान पॉलिटी के कई सारे सेशंस बैक टू बैक मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए और ये जो लाभ है ये लेते रहिए। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां जाकर के पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने का जो समय नहीं है तो आप इस पीडीएफ को नोट्स के रूप में भी देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। अध्याय 14 नियम 252 से 258 तक कुल 7 नियम आपको पढ़ने हैं और इस चैप्टर का जो हेडिंग है मित्रों वो है प्रतिदाय एवं विविध व्यय, रिफंड एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। प्रतिदाय एवं विविध व्यय इस चैप्टर की हेडिंग है। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं शुरुआत आज की सेशन की। अध्याय नंबर 14 आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं और अध्याय 14 मित्रों आपके प्रतिदाय एवं विविध व्यय, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड रिफंड के बारे में बात कर रहा है। आइए देखते हैं क्या बात कर रहा है। कुछ ऐसे इसके उपभाग है। नियम 252 में इसके परिचय से संबंधित बात की गई है। रेवेन्यू का जो प्रतिदाय है, रेवेन्यू का जो रिफंड है, 2 नियमों में 253 और 254 में बात की गई है। रिफंड के लिए प्रक्रिया क्या है, 255, 56 दो में बात की गई है। संपत्ति की हानि के लिए सरकारी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति से संबंधित बात 257 में की गई है और भूमि के लिए क्षतिपूर्ति 258 में बात की गई है। शुरुआत करते हैं आज का पहला नियम, नियम 252। विशेष नियमों या सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से नियमित होने वाले विविध व्यय के अतिरिक्त, देखिए, विशेष नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से नियमित होने वाले विविध व्यय के अलावा सभी प्रकार के विविध व्यय सामान्यतः उन्हीं नियमों के अनुसार किए जाएंगे जो आकस्मिक व्यय पर लागू होते हैं। ये ध्यान रखना। विविध व्यय, कौन से विविध व्यय? वो जो विशेष नियमों या सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से होते हैं, उनके अलावा होने वाले सारे विविध व्यय, उनका व्यय किस प्रकार से किया जाएगा? जिस प्रकार से आकस्मिक व्यय का किया जाने का प्रोसेस है उसी प्रकार से इन विविध व्ययों को करने का प्रोसेस किया जाएगा। ये बात कह रहा है नियम नंबर 252। यानी कि विशेष नियमों या सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से नियमित होने वाले विविध व्यय के अतिरिक्त सभी प्रकार के विविध व्यय सामान्यतः उन्हीं नियमों के अनुसार किए जाएंगे। किन नियमों के अनुसार? जो नियम आकस्मिक व्यय पर लागू होते हैं। अगला नियम 253 और 254 दोनों ही रिफंडों का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों की डिटेल के बारे में, राजस्व का जो रिफंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 253 रिफंडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफंड्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए कौन कौन से राजस्व के रिफंड को मुख्य रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व के रिफंड को, कौन से प्रकार के रिफंड को? रेवेन्यू का जो रिफंड है उसको इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो वो प्रकार का रिफंड जिनको प्राप्त करना दावेदार का कानूनी अधिकार है, जिनको प्राप्त करना दावेदार का कानूनी अधिकार है, उस प्रकार के रिफंड, ये श्रेणी 1 हो गई। दूसरी, वे रिफंड जो अनुग्रह, एक्स ग्रेशिया के रूप में दिए जाते हैं और जिनके लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। यानी रिफंड के 2 प्रकार हो गए। कौन से रिफंड के? राजस्व के रिफंड के। एक कानूनी रिफंड जो जिसके दावेदार को प्राप्त देना जरूरी है, यानी कानूनी प्रकार का रिफंड, और एक जिसमें देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, यानी ऑब्लिगेटरी और नॉन ऑब्लिगेटरी 2 प्रकार के रेवेन्यू के रिफंड यहां पर निकल कर आए। दोबारा देखते हैं। राजस्व के रिफंड को मुख्य रूप से निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। रिफंड जिनको प्राप्त करना दावेदार का कानूनी अधिकार है, लीगली उसका एंटाइटल्ड है, एक पहले प्रकार का रेवेन्यू का रिफंड हुआ, और दूसरा इस प्रकार के अनुग्रह के रूप में दिए जाते हैं जिनको सरकार देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है।
विनियोजन की स्वीकृति के लिए राजस्व के रिफंड को व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। यह बात ध्यान रखना, विनियोजन की स्वीकृति, जो बजट आवंटन के लिए राजस्व के रिफंड को व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। और वसूली से पूर्व ही राजस्व में छूट या माफी की स्वीकृति को राजस्व की मांग में कमी माना जाएगा, न कि उसका रिफंड। देखिए, रिफंड तभी होता है ना जब आपने पैसे जमा करा दिए होते हैं, उसकी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन वो या तो इलीगल तरीके से हुई है या नियमों के अनुसार उसका रिफंड करना जरूरी है। लेकिन ये कह रहा है कि वसूली तो हुई नहीं, वसूली से पहले ही आपने राजस्व में छूट दे दी या माफी दे दी, इस प्रकार की सैंक्शन दे दी, तो ये राजस्व की मांग में कमी मानी जाएगी, रिफंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू ऑलरेडी आया ही नहीं, तो रेवेन्यू की मांग में कमी में ही वो काउंट होगा। दोबारा से समझो, वसूली से पूर्व ही राजस्व में यदि कोई छूट या माफी की स्वीकृति को राजस्व की मांग में कमी माना जाएगा, न कि उसका रिफंड। इसको दोबारा से देखो, नियम 253 रिफंडों का वर्गीकरण दो प्रकार के, ऐसा जो एक पहला प्रकार जो राजस्व का रिफंड वो है दावेदार का कानूनी अधिकार, दूसरा जिसको सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। विनियोजन की स्वीकृति को किसी भी हाल में रिफंड के व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और वसूली से पहले ही यदि कोई माफी या छूट दे दी तो वो राजस्व की मांग की कमी में काउंट की जाएगी, न कि उसके रिफंड में। नियम 254 राजस्व के रिफंड की स्वीकृति या तो स्वयं बिल पर ही दी जाएगी, जो रिफंड का बिल बनेगा उस पर दी जाएगी, या अलग से स्वीकृति का उद्धरण बिल में दिया जाएगा। एक स्वीकृति की एक प्रमाणित प्रति बिल के साथ संलग्न कर कोषागार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह इसकी प्रक्रिया का एक भाग है, इसको दोबारा से समझो। राजस्व के रिफंड की स्वीकृति या तो राजस्व का जो रिफंड है उसके ओरिजिनल बिल पर ही सैंक्शन दी जाएगी, यानी बिल पर ही लिख दिया जाएगा कि सैंक्शन दे दी जाती है, या फिर अलग से इसकी सैंक्शन निकाली जाती है तो इसका उद्धरण, उसका जो कोटेशन है वो बिल में किया जाएगा। अगर बिल के ऊपर ही इसकी जो सैंक्शन मिल गई तब तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन बिल अलग बना और रिफंड की सैंक्शन अलग मिली तो रिफंड का सैंक्शन का जो उद्धरण है उसका जो कोट है वो बिल पर करना जरूरी है। एक सैंक्शन की प्रमाणित प्रति बिल के साथ संलग्न कर कोषागार को प्रस्तुत की जाएगी। किस कंडीशन में? जब सैंक्शन और रिफंड के बिल दोनों अलग अलग हो तो सैंक्शन की एक कॉपी बिल के साथ आपको ट्रेजरी भेजनी जरूरी है। प्रतिदाय की राशि को निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो डिपॉजिट अकाउंट है, रिफंड की राशि को निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाए, राजस्व के रिफंड पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा मांग करने एवं रसीद देने पर रिफंड की राशि को आहरित किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में विभागीय अधिकारी द्वारा दी गई रसीद पर रिफंड की राशि को आहरित कर संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर निक्षेप लेखे में जमा नहीं रखा जाएगा। अब ये है 255 रिफंड की देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रोसेस क्या है? प्रोसीजर फॉर रिफंड्स, रिफंड्स के लिए प्रोसीजर क्या है वो नियम 255 में है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिफंड की प्रक्रिया कौन से अध्याय में है या कौन से नियम में है। अधिक से अधिक प्रश्न की गहराई में आपसे यहां तक प्रश्न बन सकता है कि ये रिफंड की जो प्रक्रिया है वो या तो कौन से चैप्टर में है या कौन से चैप्टर के कौन से रूल में है, या इन दोनों का युग्म भी आपको दिया जा सकता है कि चैप्टर 5 के साथ रूल दे देंगे, चैप्टर 6 के साथ रूल दे देंगे। जैसे अभी हमने पहले देखा ना कि राशि 5000 के साथ नियम 84 पिछले वाली सेशन में हमने देखा था, वैसे ही आपको नियम अध्याय 14 में 255 में रिफंड के लिए आपको प्रक्रिया की बात की गई है, प्रोसीजर फॉर रिफंड की बात की गई है। अब क्या प्रोसीजर है इसको देखते हैं। नियम 255 रिफंड्स के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन आपको करना चाहिए। अन्य प्रकार से उचित किसी भी प्रकार के रिफंड की स्वीकृति से पूर्व मूल मांग या वसूली की प्रविष्टि को ढूंढा जाएगा। सबसे पहले रिफंड देने से पहले यह देखा जाएगा कि ये जो रिफंड दे रहे हैं ये इसकी एंट्री हुई कि नहीं हुई, मतलब रिफंड से पहले इसकी वसूली हुई कि नहीं हुई, रेवेन्यू में वो जमा हुआ कि नहीं हुआ। और पिछले बार में हमने देखा यदि कोई रेवेन्यू में जमा होने से पहले ही आप रिफंड कर देते हो तो वो रेवेन्यू में कमी मानी जाएगी, वो रिफंड में नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि जो मूल डिमांड थी या वसूली थी वो हुई कि नहीं हुई, उसकी प्रविष्टि को ढूंढा जाएगा तथा विभागीय रोकड़ पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों में मूल प्रविष्टि के समक्ष उसके सामने रिफंड की प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी कि उसका दोहरा या गलत दावा करना संभव नहीं रह जाए। यानी उस एंट्री के सामने ही उस रिफंड की एंट्री को करना होगा ताकि दो बार जो है एंट्रियां नहीं होए। रिफंड के सभी बिलों पर इस बात का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि इस प्रकार की प्रविष्टि हमने कर ली है। राजस्व के रिफंड के लिए कोषागार से राशि आहरित करने हेतु बिल सामान्यतः सिस्टम से सृजित प्रारूप GA 100, ये याद रखना, GA 100 राजस्व का रिफंड GA 100 में बात कही गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और वेट वैल्यू एडेड टैक्स से रिफंड है तो बिल सिस्टम जनरेटेड फॉर्म GA 100A, राजस्व का रिफंड GA 100, ये हो गई बात।
दूसरा GA100A, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है वेट का रिफंड, वैल्यू एडेड टैक्स का रिफंड की बात ये जो है कर रहा है। यहां पर आपको जीएसटी भी मिल सकता है, क्योंकि वेट के स्थान पे जीएसटी आ गया, तो जीएसटी के रिफंड का बिल भी 100A की बात कर सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है। राजस्व के रिफंड के लिए कोषागार से राशि आरित करने हेतु तो बिल सामान्यतः सिस्टम से सृजित प्रारूप GA100 में बनाए जाएंगे। वेट के रिफंड हेतु बिल सिस्टम जनरेटेड फॉर्म GA100A में बनाए जाएंगे। यदि रिफंड के लिए किसी विभाग के नियमों में कोई अन्य प्रारूप निर्धारित किया गया हो तो GA100 के स्थान पर उसका उपयोग किया जा सकता है। यहां फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि आपके डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर अलग से कोई इससे संबंधित प्रारूप चल रहा हो रिफंड का, और डिपार्टमेंट के पास उसकी प्रयोग करने की अनुमति हो, तो वो उसका प्रयोग कर सकता है। अन्यथा साधारणतः उसे राजस्व के रिफंड के लिए GA100 और वेट के रिफंड या जीएसटी के रिफंड के लिए 100A प्रारूप काम में लेने होंगे। 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों तक, जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने पूरे वित्तीय वर्षों तक? 3 पूरे वित्तीय वर्षों तक अदावाकृत अनक्लेम्ड जमाओं के विवरण को तथा कोषागार में जमा राशि के लिए कोषागार के मूल अभिलेख को जमा तथा रिफंड के अधिकार के सत्यापन हेतु विश्वसनीय अभिलेख माना जाएगा। यहां से प्रश्न बन सकता है कि रिफंड हेतु जो है अभिलेख माना जाएगा, विश्वसनीय अभिलेख माना जाएगा, उसके लिए कितनी अवधि तक के अदावाकृत जमाओं को माना जाएगा? तो 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों तक अनक्लेम्ड जमाओं के विवरण को और कोषागार में जमा राशि के मूल अभिलेख को रिफंड हेतु, उसके सर्टिफिकेशन, उसके वेरिफिकेशन हेतु विश्वसनीय अभिलेख माना जाएगा। कितनी अवधि तक? 3 पूरे वित्तीय वर्षों तक। आहरण वितरण अधिकारी DDO रिफंड के बिल में यह प्रमाण पत्र देगा कि राशि कोषागार में वास्तव में जमा कराई गई थी और यह पूर्व में आहरित नहीं की गई। कौन देगा? DDO देगा। DDO यह सर्टिफिकेट देगा कि जिस राशि की हम रिफंड की बात कर रहे हैं, DDO यह सर्टिफिकेट देगा कि जो रिफंड बनाया गया है वो रिफंड मूल रूप से ट्रेजरी में जमा हुआ है, इसका प्रमाण पत्र देगा। और ये जो रिफंड है ये पहले कभी नहीं हुआ, इसका भी प्रमाण पत्र देगा। तो कौन देगा? कार्यालय अध्यक्ष नहीं देगा, आहरण वितरण अधिकारी देगा। यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान में रखना है। जिन प्रकरणों में जमा का पूर्ण संतोषजनक सत्यापन नहीं हो सके, ऐसे डिपॉजिट्स जिनका रिफंड लेना जरूरी है लेकिन जिनका वेरीफाई सही से नहीं हो रहा है, तो उसमें दावेदार द्वारा एक बॉन्ड लिया जाएगा, उससे एक बॉन्ड भरवा करके लिया जाएगा और उस बॉन्ड में यह लिखा जाएगा कि यदि बाद में भुगतान को अनियमित पाया गया, ये जो मैं अभी रिफंड ले रहा हूं, यदि ये इरेगुलर हुआ, यदि ये सही नहीं पाया गया, यदि ये ऐसा भी पाया जाता कि दोबारा ले लिया, तो उस बॉन्ड में वो लिखा जाएगा कि मैं इसकी भरपाई करूंगा। देखिए, जिन प्रकरणों में जमा का पूर्ण एवं संतोषजनक सत्यापन नहीं हो सके उनमें दावेदार द्वारा इस बाबत एक बंद पत्र, एक बॉन्ड निष्पादित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि बाद में भुगतान को अनियमित पाया गया तो वह उसकी भरपाई करेगा। कई व्यक्तियों की ओर से यदि एक ही रसीद यदि सामूहिक कलेक्टिवली रूप से कोषागार या बैंक में जमा कराई गई हो और एक मुश्त राशि के किसी एक भाग के रिफंड में भी उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अभी तक हमने बात की कि इंडिविजुअल जिस प्रकार से एक व्यक्ति का रिफंड करना है और यदि कलेक्टिवली रिफंड हो तो भी प्रक्रिया यही है, यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो नियम 255 प्रोसीजर ऑफ रिफंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न यहां से बन सकता है कि प्रोसीजर ऑफ रिफंड्स या रिफंड प्रतिदाय की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से नियम में है? तो नियम 255 में है। नियम 256 राजस्व रिफंड के आदेश की वैधता। अगर एक बार रिफंड का सैंक्शन हो गया है ना, एक बार रिफंड का जो रेवेन्यू का रिफंड है उसका आदेश जारी हो गया, तो वो कितने महीने तक वैलिड होगा, कितने साल तक वैलिड होगा, उससे संबंधित बात कर रहा है नियम 256। ध्यान से समझना, राजस्व के रिफंड का आदेश उसको जारी किए जाने की तिथि से 3 माह तक ही भुगतान के लिए वैध होगा। इस चीज को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो कि रेवेन्यू का जो रिफंड है, रेवेन्यू का जो रिफंड है उसका आदेश, उस रिफंड के आदेश के जारी होने की तिथि से, कौन सी तिथि से? जिस तिथि को वो जारी हुआ उस तिथि से 3 महीने के लिए वैलिड होगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड के दावे को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात उस आदेश पर कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस आदेश को स्वीकृत प्राधिकार द्वारा पुनर्वैध नहीं किया जाएगा। यानी एक बार आपने 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड के दावे को प्रस्तुत कर दिया तो ठीक है, यदि 3 महीने की अवधि पार हो गई तो आपको उस सैंक्शन को रीवैलिड करवाना होगा। किससे? सक्षम प्राधिकारी से। तो ये बात कह रहा है नियम 256, वो कह रहा है कि यदि एक बार आदेश जारी हो गया तो जारी होने की तिथि से वो 3 माह तक ही वैलिड है। इसको ऐसा कर लो, चेक
और रिफंड के सैंक्शन की स्वीकृति दोनों ही 3-3 माह के लिए है, तो इसके साथ आपको यह याद हो जाएगा। अब आगे है नियम 257, संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए सरकारी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। नियम 257, संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति देय नहीं है। क्या बात कह रहा है कि आकस्मिक हानि के लिए सरकारी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देय नहीं है। वित्त विभाग की अनुमति के बिना संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए राज्य कर्मचारियों को कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से हानि के लिए क्षतिपूर्ति भी देय नहीं है। सरकारी कर्मचारी को यदि प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़ या किसी भी नागरिक के साथ हो सकने वाली साधारण दुर्घटना जैसे चोरी, रेल दुर्घटना, आगजनी आदि के कारण यदि कोई हानि हुई तो साधारणतः उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। उसको किसी भी प्रकार का जो क्षतिपूर्ति है वो बिल नहीं दिया जाएगा। दुर्घटना के घटित होने के समय पर कर्मचारी के तकनीकी रूप से ड्यूटी पर होने या राजकीय आवास में रहने, इसके तथ्य के आधार पर भी क्षतिपूर्ति के इनको भी आधार नहीं माना जाएगा। यानी प्राकृतिक कारणों के साथ साथ यदि इस प्रकार का है कि वो ऑन ड्यूटी भी हुआ तो भी उसको क्षतिपूर्ति का आधार नहीं माना जा सकता। अब भूमि के लिए क्षतिपूर्ति, ये आज का हमारा लास्ट नियम है। कंपनसेशन फॉर लैंड, यदि कोई लैंड अवाप्ति की जाती है किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर पूरी तरह से सारी शक्तियां रखता है। उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि के बदले क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है और वो 258 में है। किसी प्रकरण में कोई गंभीर विरोध आदि नहीं हो तो इस अध्याय के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु नियम सरकार के अन्य विभागों पर भी उसी रूप में लागू होंगे। किस डिपार्टमेंट के नियम लागू होंगे? सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियम लागू होंगे। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अवाप्त की गई भूमि की कीमत से संबंधित व्यय को सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्धारित नियमानुसार तय करेगा। कितनी कीमत है सर, उसकी रेट क्या है, इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग निर्धारित करेगा कि जो अवाप्त की गई भूमि है इसका जो रेट है वो कितनी है और उस रेट से संबंधित कौन कौन से नियम लागू होंगे, तो पीडब्ल्यूडी के नियम लागू होंगे। भूमि अवाप्ति अधिकारी विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमान तैयार करने आदि के संबंध में प्रारंभिक पूर्तियों के बाद राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953, राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 बना हुआ है। ध्यान रखना कब बना हुआ? 1953 का बना हुआ। भूमि अवाप्ति अधिकारी विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमान तैयार करने आदि के संबंध में प्रारंभिक पूर्तियों के बाद राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के अंतर्गत इस अधिनियम में कलेक्टर की शक्ति प्राप्त अधिकारी या कलेक्टर की शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा या भूमि अवाप्ति हेतु विशेष रूप से कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा भूमि अवाप्त कर ली जाएगी। या तो कलेक्टर खुद करेगा भूमि अवाप्ति अधिकारी या कलेक्टर द्वारा कोई भी और प्राधिकृत होगा वो भूमि अवाप्ति अधिकारी करेगा सरकार के सार्वजनिक जो उद्देश्य है उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए। राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारियों की जो प्रक्रिया है वो इसमें देखते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए भूमि अवाप्त करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त तथा इस अधिनियम में कलेक्टर की शक्ति प्राप्त कर्मचारी लोक निर्माण वितरक माने जाएंगे तथा उन्हें लोक निर्माण अधिकारियों को कार्यों के व्यय के लिए निर्धारित तरीके से राशि या निधि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मित्रों ये था आपका चैप्टर 14 रिफंड्स और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर से संबंधित। एक बार फिर से इसको शॉर्ट में हम कंसाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। मैं आपके लिए बहुत सारे सेशन ला चुका हूं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां जाकर के पिछले सारे वीडियोस देख लेना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अध्याय 14 आज हमने देखा जिसकी हेडिंग प्रतिदाय एवं विविध व्यय है और ये अध्याय 14 मित्रों आपके नियम 252 से लेकर के 258 तक है। कुल 7 नियम इसमें है। ये इसका एक ब्रीफ है और नियम 252 सामान्य जानकारी के बारे में कर रहा है, 253 रिफंडों का वर्गीकरण की बात कर रहा है, 254 के बारे में हमने सामान्य जानकारी देखी कि किस प्रकार के सैंक्शन को बिल के साथ लगाना है, 255 में रिफंड की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जी ये दोनों महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। 256 में राजस्व रिफंड के आदेश की वैधता जारी किए जाने की तिथि से 3 माह तक। 257 में आकस्मिक हानि सरकारी कर्मचारियों को आकस्मिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी और 258 में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि अवाप्ति से संबंधित बातें इसमें की गई है। तो मिलते हैं अगले सेशन में जो आपका होगा इस चैप्टर से संबंधित सारे एमसीक्यू। तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत और हाँ, सेशन को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके लिए सेशन फ्रूटफुल था या नहीं, यस और नो ये लिख करके बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षाओं की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।